गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। यार आज के इस वीडियो में हम जान रहे होंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो यार सी या सी प्लस प्लस में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन से डेटा टाइप को कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं। तो यार पूरा डेटा टाइप्स के बारे में अभी यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए। और साथ ही साथ में जो पीडीएफ से मैं अभी डिस्क्राइब करने वाला हूँ वो सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन को लिंक जरूर चेक करें और वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ से पूछते हैं सी के डेटा टाइप्स के बारे में। कि हमारा टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे वो है डेटा टाइप्स। तो एक्चुअली डेटा टाइप्स होता क्या है, तो यार डेटा टाइप्स को सिंपली बूझे। डेटा टाइप्स एक तरीका है जिससे हम कोई भी वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे कि उसका टाइप क्या है, उसका नेम क्या है। तो वो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। तो यार पहले वेरिएबल बुझते हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं और इसके स्पेसिफिकेशंस होते क्या हैं। तो a data type that is established when the variable is defined. Example, integer real character once defined, the type of a C variable cannot be changed. तो यार कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के लिए उस वो वेरिएबल कौन से डेटा है, कौन से डेटा टाइप में बिलोंग करता है, उसको हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये आगे हम डेटा टाइप्स के अंदर समझेंगे। तो अ वेरिएबल ऑफ अ नेम, वेरिएबल का एक नाम होना जरूरी है। और वैल्यू डेट कैन बी चेंज बाय असाइनिंग अ न्यू वैल्यू टू द वेरिएबल। तो वेरिएबल का जो हम वैल्यू है चेंज कर सकते हैं। अब कोई भी हम उस पर ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस माइनस से जो भी हो एक्सप्रेशन में, उससे हम चेंज करेंगे, उस वेरिएबल कहते हैं। और उसको डिफाइन करते हैं कि ये कौन सा टाइप का वेरिएबल है, उससे हम कहते हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स को हमने मेनली 4 डिविजन्स में कैटेगराइज किया यार। तो सबसे पहले है बेसिक डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर भी होता है कैर, इंट, फोर एंड डबल। उसके बाद में ये बेसिक डेटा टाइप से ही डेराइव होके हमारा आया है डेराइव्ड डाटा टाइप। नाम से भी आप देख रहे हैं डेराइव्ड डाटा टाइप है। तो एरे, फंक्शन, पॉइंटर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डेराइव्ड डाटा टाइप। उसके बाद में यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, वैल्यूलेस डाटा टाइप। तो यार आज की इस वीडियो में और आज की इस नोट में, क्योंकि हम एक बिगिनर है और बिगिनर का नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आज की इस नोट में और आज की इस वीडियो में बस ये हम बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे और इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टेंट्स के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेटा टाइप्स से। तो यार यहाँ पे अब बेसिक डेटा टाइप्स में यहाँ पे 5 किस्म का मैंने लिखा है। तो 5 किस्म में आता है कैरेक्टर, जिसे हम कैट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में आ गया इंटीजर, जिसको इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में आता है फ्लोटिंग पॉइंट, जिसको हम फ्लोट से करते हैं। और डबल, जो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, जैसे 2 करोड़, 4 करोड़, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब बड़े बड़े डिजिट वाले जो नंबर है उनको हम डबल में स्टोर करते हैं। तो वो हो गया डबल। और ये वॉइड हो गया जो वैल्यूलेस है। उसके बाद में यहाँ पे साइज एंड रेंज है। तो आपको बेसिकली ये साइज एंड रेंज याद नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा भी आप समझ जाएं। यहाँ पे 32 बिट सीपीयू है और 64 बिट सीपीयू। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप जो कंप्यूटर या लैपटॉप चला रहे हैं वो कितने बिट सीपीयू का है। आपको ये नहीं मालूम तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको चेक करने का तरीका बता दूंगा। उसमें अगर आप एक कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो कोई भी कैरेक्टर उसका साइज 32 बिट में 1 बाइट होता है, तो 64 में 1 बाइट। इंटीजर का भी 4 बाइट, 4 बाइट, लॉन्ग इंटीजर का 4 बाइट एंड 64 में 8 बाइट होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे शॉर्ट इंटीजर का देख लिए थोड़ा सा, यहाँ तक इसका वैल्यू रेंज होता है। लेकिन वही लॉन्ग इंटीजर में आएंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू रेंज बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू रेंज होता है। ये इतना नंबर से लेके इतना तक। तो लॉन्ग सिंपल बुझिए कि बहुत बड़े वैल्यूज, जैसे लॉन्ग लॉन्ग में उससे भी बड़े वैल्यूज। और इन सब का साइज आपको बेसिकली इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड में रखिए, इसको अच्छे से समझे तो बहुत अच्छा है। फ्लोट, डेसिमल, स्पेसिफायर्स है, आप इन सबको अच्छे से देख सकते हैं। वैसे ही गाइस अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पेसिफायर्स डेटा टाइप्स। ये भी आप रीड करें, ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वालिफायर्स है।
तो थोड़ा सा ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स के बारे में भी यहाँ पे बता देंगे। तो क्वालिफायर्स होते क्या हैं? मॉडिफाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेरिएबल, कंट्रोल्स द वे वेरिएबल में एक्सिस्ट और मॉडिफाइड, कांस्टेंट रीड ओनली वेरिएबल विल नेवर चेंज बाय द प्रोग्राम। तो अगर हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट रख देते हैं जैसे कि पाई इक्वल टू 3.14, तो उसका वैल्यू हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, वोलेटाइल। और उसके बाद में यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, तो यार हमारे पास दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, एक तो होता है ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा होता है लोकल वेरिएबल। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये फंक्शन के ऊपर ही मेंशन किया होता है यार। तो फंक्शन के ऊपर जो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रहे होंगे उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल्स, और जो फंक्शन में हम करेंगे उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो हाँ, लोकल वेरिएबल्स हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स जो है लोकल वेरिएबल्स जो है एक सिंपली जो बॉडी है, जैसे कि हम एक फंक्शन बना लिए इंट मेन फंक्शन, तो इंट मेन फंक्शन के अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। इसका मतलब ये जो ऊपर जो मेन फंक्शन के ऊपर जो वेरिएबल हुआ है उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। एंड उसको हम किधर भी यूज कर सकते हैं, अपने पूरे प्रोग्राम में जिधर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंट फंक्शन के अंदर अगर कोई हम एक बॉडी बनाते हैं, जैसे फॉर लूप का बॉडी हो गया, इफ एल्स का बॉडी हो गया, उसके अंदर हम यहाँ पे कोई एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। यानी कि वो जो वेरिएबल है इस बॉडी के बाहर वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसे बोल देंगे लोकल वेरिएबल्स। तो होप आपको थोड़ा सा ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स के बारे में अंदाज़ा हो गया मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसके बारे में आप इसके बारे में रिसर्च करें और थोड़ा कमेंट करके बताएं कि आपने क्या रिसर्च किया। उसके बाद में हम यहाँ पे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर्स देखेंगे यार, प्रोग्राम की स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कैसे लिखा जाता है। तो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर्स में स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट इज समथिंग, मतलब कि एक जो लाइन होता है उसको हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देते हैं, तो ये पूरा हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट सी प्रोग्राम में ये एक स्टेटमेंट ऐसा रीड करता है, और जहाँ पे देखता है सी कंपाइलर यहाँ पे है सेमी कॉलन, उसके बाद में ये पूछता है कि हाँ ये स्टेटमेंट अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये नेक्स्ट में चला जाएगा। तो स्टेटमेंट को भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डिक्लेरेशन है, एक्सप्रेशन है, कंपाउंड है, लेबल्ड है एंड कंट्रोल है। तो यार हम आज की इस वीडियो में और पीडीएफ में ये कंट्रोल के बारे में बात नहीं करेंगे और इस सब के बारे में जान लेते हैं। तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? डिक्लेरेशन, it is a program statement that serves to communicate the language translator information about the name and the type of data objects needed during program execution। तो यह डिक्लेरेशन मतलब कि कोई भी वेरिएबल को नाम दे दे और उसका टाइप छुटिया दे कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे कि कोई एक वेरिएबल जिसका नाम मैंने रख दिया ए, और यहाँ पे उसका टाइप भी छुटिया दिया कि हाँ ये एक इंट डेटा टाइप है, इंट जिसमें हम नंबर्स रखते हैं, इंट वो डेटा टाइप है। अगर यहाँ पे फ्लोट रखते हैं तो वो कंपाइलर पूछता है कि हाँ ये पॉइंट वाले डेसिमल वाले पॉइंट का रखता है। कैरेक्टर यहाँ पे रख देते इंट के सट्टा में कैरेक्टर, तो वो पूछते कि हाँ इसमें एक कैरेक्टर स्टोर होने वाला है, जैसे सी एक कैरेक्टर है, @ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब कैरेक्टर्स में स्टोर होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका नेम हो गया बी, यहाँ पे नेम हो गया, एंड टाइप यानी कि ये कौन सा डेटा है, इंट टाइप का डेटा है, तो सिंपल से यहाँ से टाइप। तो इसको बोलते हैं हम डिक्लेरेशन। इसको 3 लाइन में टर्मिनेट करके कैसे लिख सकते हैं, या सिंपली जब तीनों इंट ही है तो एक इंट देके यहाँ कॉमा लगा के टर्मिनेट कर देंगे, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। उसके बाद में हम आगे देख रहे होंगे कि एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। तो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट यार सिंपल सा फंडा है कि एक सिंपल सा, बहुत से सिंपल सा एक्सप्रेशन जो फॉलोड बाय इक्वल टू साइन, तो x इज इक्वल टू 4। और जैसे कि मैं एक बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट डेटा टाइप बना दिया और उसका नेम दे दिया x, और उसी में x का वैल्यू वहीं पे स्टोर कर दिया 4, तो ये भी लीगल है नहीं। इसका मतलब कि एक जो वेरिएबल है उसका नाम है x
जो इंट डेटा टाइप का है और उसमें जो डाटा स्टोर है वो है 4 जो एक इंटीजर है। सॉरी फॉर दिस साउंड। तो उसके बाद में कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट मे बी ट्रीटेड एज अ सिंगल स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्जर स्टेटमेंट। तो यार लार्जर प्रोग्राम में देखिए एक बॉडी में बहुत सारे स्टेटमेंट है, बहुत सारे सिंपल स्टेटमेंट्स है। नहीं, अभी जो ऊपर का हम देख रहे थे क्या एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, तो वो एक बॉडी में ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हो या बहुत सारे स्टेटमेंट को एक ही बॉडी में हम अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे कंपाउंड स्टेटमेंट्स। उसके बाद में लेबल स्टेटमेंट्स है। तो लेबल स्टेटमेंट्स कैन बी यूज टू मार्क एनी स्टेटमेंट सो दैट कंट्रोल में बी ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट बाय स्विच स्टेटमेंट गो टू लेबल, ये सब है। तो लेबल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे स्टेटमेंट 1 से लेके एक डायरेक्ट जंप कर दो स्टेटमेंट 3 में, स्टेटमेंट 3 में, तो वो गो टू लेवल को, गो टू वाला फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम रख देते हैं लेवल स्टेटमेंट। उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, ये आपने से खुद से पढ़ लीजिए। तो यार यहाँ पे आते हैं कीवर्ड्स। तो बेसिकली कीवर्ड्स होते क्या हैं? तो यार जब कंपाइलर बनाया गया था तो उसमें कंपाइलर में बहुत सारे वर्ड यूज हुए गए थे, उसको बोलते हैं हम कीवर्ड्स। वो अगाड़ी से ही कंपाइलर को पता है उसका मतलब क्या है। तो कंपाइलर वेंडर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट बोल एंड etc प्रोवाइड देयर ओन कीवर्ड्स अपार्ट फ्रॉम द वन मेंशन्ड बिलो। वो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कीवर्ड्स, और इन कीवर्ड्स को हम कोई भी वेरिएबल्स को नेम नहीं दे सकते। यानी कि जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया इंट और उसका नाम यक्स न रख के हमने रख दिया 4, तो वो कंपाइलर नहीं समझ पाएगा क्योंकि ये 4 एक कीवर्ड्स है। तो ये सारे कीवर्ड्स है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कैर है, कॉन्स्ट है, इफ है, डू है, इंट है, लॉन्ग है, स्विच है, जो बहुत सारे हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग में, वो सब कीवर्ड्स है। एंड कीवर्ड्स कैन नॉट बी नेम्ड एज वेरिएबल। वेरिएबल को हम नाम नहीं दे सकते ये कीवर्ड्स को, ये अगाड़ी से कंपाइलर्स को पता है। तो आप याद रखें, वो खुद याद हो जाएगा, आप जैसे जैसे प्रोग्राम लिखते जाएंगे आपको याद होते जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कांस्टेंट। तो आपने देख लिया डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो इंट का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हम आगे बता दूंगा। इंट, फ्लोट, कैरी क्या है, इसी में हम पढ़ रहे होंगे कांस्टेंट्स में। तो यार यहाँ पे कांस्टेंट इज एन एक्सप्लिसिट डाटा वैल्यू रिटन बाय द प्रोग्राम और दस इट इज नोन वैल्यू टू कंपाइलर। कंस्ट्रक्शन आप पूछते हैं, तो चलिए इसके हम डायरेक्ट रूल्स में जाते हैं। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट में इंट कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट में एरे पॉइंटर्स। हम अभी यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी पे फोकस करेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट हम रूल्स पे जाते हैं। तो हम यहाँ पे हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे हम रूल्स को चेक कर लेते हैं। सो पहले तो यहाँ हम करेंगे कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। जो हम इंट डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करें, उसके थोड़े से रूल्स है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। यह फर्स्ट रूल है यार, मस्ट हैव 1 डिजिट। अब वो इंट डेटा टाइप है तो मस्ट कोई भी कम से कम तो 1 डिजिट होना ही चाहिए। मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पे इंट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इंट में यहाँ सपोज यहाँ पॉइंट हम रख देंगे 08, तो इंट में ये डेसिमल के बाद के पॉइंट को कंडीशन नहीं करेगा वो, क्योंकि वो इंट डेटा टाइप है, इंटीजर है। तो इसमें ये फ्लोटिंग पॉइंट्स हो गया, ये आपको यूज़ आएगा फ्लोट में। जब आप डिक्लेयर करेंगे कोई भी वेरिएबल को एज फ्लोट, तो अब यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंट यूज कर रहे हैं तो इंट में आपको ध्यान रखना होगा कि ये पॉइंट के बाद के वैल्यूज आपको कंसीडर नहीं करेगा, वो सिर्फ इधर को करेगा। तो वही रूल्स है, एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, उसके बाद में डेसिमल पॉइंट होना नहीं चाहिए। वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है इंटीजर। इफ नो साइन प्रोसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। आप यहाँ पे कोई साइन नहीं देंगे तो वो पॉजिटिव बुझ लेगा खुद से। नो कॉमास और बैंक्स कैन बी अलाउड। तो हम एक इंट डेटा टाइप बना लेते हैं, वेरिएबल नाम का होगा ए, और उसमें हम चाहेंगे स्टोर करने का 9,8। तो हाँ, ये रॉन्ग हो गया। ए एक वेरिएबल है, उसमें हम 9,8 ऐसा कुछ, ये कॉमा और ब्लैंक्स वाइट स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हो गया इंटीजर कांस्टेंट को क्रिएट करने के रूल्स।
उसके बाद में है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो यार फ्रैक्शनल फॉर्म्स का मतलब आप फ्लोटिंग पॉइंट पूछ सकते हैं। जो इसका कहते हैं जो डेटा टाइप है उसको हम लिखते हैं फ्लोट की मदद से। ऊपर हम यूज़ कर रहे थे इंट, लेकिन अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लोट। तो इसके रूल्स हम देख लेते हैं। मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, कोई तो डिजिट होना ही चाहिए, और मस्ट हैव और डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एनी हाउ आपको सिर्फ 8 ही लिखना है, तो 8.00 लिखिए या 8 पॉइंट के बाद एक नहीं तो एक आपको डेसिमल वैल्यूज देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे फ्लोट यूज़ कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स यूज़ नहीं करते हो तो आप यहाँ पे इंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, नो कमांड ब्लैंक स्पेस आर अलाउड। ये ऊपर का ही रूल है। उसके बाद में यहाँ पे है कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से रूल्स पढ़ सकते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट भी वही है यार, आपको इंट के सटा में आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कैर। हमने जो ऊपर अभी देखा इंट फ्लोट कैर, तो यहाँ पे कैर डाटा टाइप यूज करेंगे जिसका वेरिएबल हम नाम रख देते हैं ए, और इसमें हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करेंगे और उस कैरेक्टर को, जैसे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है तो एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे करके ये सिंगल कोट के अंदर लिख देंगे, तो ये हो गया कैरेक्टर। तो यहाँ पे सम एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सम एग्जांपल्स है यहाँ पे कांस्टेंट एग्जांपल्स, और यहाँ पे कांस्टेंट एग्जांपल्स है। ये सब एग्जांपल्स आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप समझ जाएंगे। तो इसी के साथ में हमारा पीडीएफ यहीं पे ख़त्म होता है यार, और यहाँ पे नेक्स्ट पीडीएफ में हम कवर करेंगे टॉपिक ऑपरेटर्स पे। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।